हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैप्टन री जॉन हुक सेरी को किस करते हैं जैसे ही वो ऊपर से कवर हटाते हैं। ऑफिसर उन्हें किस करता हुआ देखता है तो जल्दी से पीछे हट जाता है और बोटमैन से पूछता है कि ये नीचे क्या हो रहा है। फिर कैप्टन री भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिसर कहते हैं कि दोबारा से इसे खोलो तो वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। बोटमैन भी उन्हें देख लेता है। ऑफिसर कहता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। फिर कैप्टन री और सेरी बाहर आते हैं। कैप्टन री ऑफिसर को अपना कार्ड दिखाते हैं। ऑफिसर देखते हैं कि वो आर्मी में कैप्टन हैं, तो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती है, तुम लोग क्या रात में यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए आए हो। तो बोटमैन कहता है कि सर मैंने आपको अभी बताया तो है, इन लोगों को मछली पकड़नी थी तो मैंने एक बोट निकाल दी। तो ऑफिसर कहते हैं कि फिर जो मैंने अभी देखा वो क्या था, और वो कोई मछली पकड़ना नहीं था। तो बोटमैन कहते हैं कि सर आप मेरी बात सुने, वो एक लड़की और लड़का है और दोनों ही जवान हैं, और जब कोई लड़की और लड़का सैर करने के लिए निकलते हैं तो वो सिर्फ सैर ही नहीं करते हैं। अब जब कोई आदमी शराब पीने के लिए जाता है तो क्या वो सिर्फ पीता ही है। ये लोग मछलियां ही पकड़ रहे थे, और अगर ये सारा टाइम मछलियां ही पकड़ते रहेंगे फिर तो ये कभी भी नन्ही कलियां खिला ही नहीं सकेंगे। अगर सभी काम ही करते रहेंगे तो फिर हमारे देश को चलाने के लिए लोग कहाँ से आएंगे। ऑफिसर कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम दोनों यहाँ पर कलियां खिलाने के लिए आए हुए हो। कैप्टन डी कहने लगते हैं कि नहीं, दरअसल यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है। तो सेरी कहती है कि नहीं, हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ऑफिसर कहते हैं कि मैं समझ गया, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हारा काम हो गया हो तो अब तुम वापस जाओ। सेरी शिप को आते हुए देखती है तो ऑफिसर से कहती है कि ऑफिसर हमारा भी थोड़ा सा काम बाकी है। तो ऑफिसर कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तुम लोग अब यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो बोटमैन कहता है कि ऐसी बात है तो मैं अभी बोट घुमाता हूँ। सेरी कहने लगती है कि नहीं, अभी हमारा काम नहीं हुआ है। कैप्टन डी उसे रोकते हैं। सेरी कहती है कि हम ऐसे वापस नहीं जा सकते, तुम उस शिप को देखो, वो इतने पास आ चुकी है। कैप्टन डी कहते हैं कि तुमने अभी देखा ना क्या हुआ है, हम जरा सा भी आगे नहीं जा सकते। तो सेरी कहती है कि फिर मैं अब क्या करूं। फिर सेरी उस शिप को देख रही होती है और देखते देखते वो शिप से दूर जा रही होती है। सेरी कैप्टन री के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी ही जाना है, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे अभी जाना है। कैप्टन री कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम जाओ, लेकिन क्या तुम अपने साथ साथ इस बोट के कैप्टन को भी लेकर मरोगी, और क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा करेगा। फिर सेरी खामोश हो जाती है और वो लोग वापस आ जाते हैं। सेरी कहती है कि लोगों के साथ छोटे बड़े हादसा होते रहते हैं। एक आदमी था जो एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गया था क्योंकि उसे बाएं मुड़ना नहीं आता था। मेरी हालत भी कुछ वैसी ही है, बस फर्क ये है कि मैं नॉर्थ कोरिया पहुंच गई हूँ और ये ज्यादा दूर भी नहीं है। कैप्टन री कहते हैं कि अब तुम कार में बैठोगी या फिर नहीं। तो सेरी कहती है कि ठीक है, मैं इस हफ्ते के लिए ये बात भूल जाऊंगी, मैं ये सोचूंगी कि मैं कुछ और देर के लिए गुम हो गई, लेकिन मैं अगले हफ्ते यहाँ से चली जाऊंगी ना। तो कैप्टन री कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। तो सेरी कहती है कि मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो कैप्टन री कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर एक दफा सी कंट्रोल ऑर्डर जारी हो जाए तो उसे खत्म होने में 10 से 15 दिन लगते हैं। तो सेरी गुस्से से कहती है क्या तुम्हारा इस वक्त ये सब कुछ कहना जरूरी है। तो कैप्टन री कहते हैं कि मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। सेरी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी इस वक्त सच सुनना चाहती हूँ। कैप्टन री कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं। तो सेरी कहती है कि झूठ मत बोलो, लेकिन तसल्ली तो तुम मुझे दे ही सकते हो ना कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। कैप्टन री कहते हैं कि मैं तुम्हें दिलासा नहीं देना चाहता। तो सेरी कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। तो कैप्टन री कहते हैं कि मैं बुरा हूँ। सेरी कहती है कि अब तुम ऐसी आंखें मत बनाओ जैसे तुमने कभी झूठ ही ना बोला हो। कैप्टन री कहते हैं कि मेरी आंखें ही ऐसी हैं। तो सेरी कहती है कि बस करो, पहले तो तुम झूठ बोलने में माहिर थे। कैप्टन री कहते हैं कि मैंने कब झूठ बोला है। सेरी कहती है कि तुमने मुझे अपनी मंगेतर बनाया था ना। तो कैप्टन री कहते हैं कि तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो सेरी कहती है कि फिर वो किस, तुम बस ये बात जान लो कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ और ना ही हम उसे किस कह सकते हैं, और वैसे भी पेरिस में तो लोग ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था क्योंकि हम तो पेरिस में नहीं थे। कैप्टन री कहते हैं कि तुमने मुझे कुछ करने को कहा था। तो सेरी कहती है कि कुछ करने को कहा था, क्या करने को कहा था, क्या मैंने तुम्हें किस करने को कहा था। तो कैप्टन री कहते हैं कि तुमने अभी तो कहा है कि वो किस नहीं थी। तो सेरी हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा ये तरीका है, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि वो एक मामूली सी किस थी और वो कुछ नहीं था और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैप्टन री बस बार बार यही कह रहे होते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, तो मेरी बात तो सुनो, तुम क्या पहले हॉलीवुड में थे। तो कैप्टन री कहते हैं कि मैं तो कभी हॉलीवुड में नहीं गया। सेरी कहती है कि ठीक है बस करो, तुम्हें मेरी फिक्र है ना, तो तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे गंगम के बेस्ट कॉफी में नेक्स्ट वीक एक्सप्रेसो पिलाओगे। तो कैप्टन री कहते हैं कि जो वादा मैं पूरा नहीं कर सकता वो मैं करूंगा भी नहीं, और फिर
कार में जाकर बैठ जाते हैं। फिर कैप्टन री को घर में उनके रूम में दिखाते हैं जब उन्हें किसी के बाहर जाने की आवाज आती है। कैप्टन री बाहर आते हैं तो उन्हें सेरी का लेटर मिलता है। सेरी कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। अब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी यहाँ से बाहर निकलने का। कैप्टन री बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें सेरी कहीं नहीं दिखती। फिर उन्हें कुछ निशाना दिखते हैं जिसके पीछे कैप्टन री भागने लगते हैं। फिर हमें सेरी को दिखाते हैं जो अपने पैराग्लाइडर के साथ खड़ी होती है और कहती है कि अब मैं इसी तरह से वापस जाऊंगी और अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं। फिर सेरी अपने सैटेलाइट फोन से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि दिस इज सेरी वन, क्या मुझे कोई सुन सकता है? कोई भी जवाब नहीं आता तो सेरी कहती है कि कोई बात नहीं, ये रास्ते में चलने लगेगा और फिर अपने पैराग्लाइडर को लेकर जाने लगती है। फिर कैप्टन ही वहाँ पर आ जाते हैं और सेरी को आवाज देते हैं तो सेरी उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो सोए हुए थे जब मैं यहाँ पर आई थी। तो कैप्टन ही कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज आई थी, तुम्हारे पीछे दरवाजा जोर से बंद हुआ था। तो सेरी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? कैप्टन ही कहते हैं कि तुम इसे जानबूझकर यहाँ तक उठाकर लाई हो ना ताकि मैं तुम्हारे पीछे आऊँ। सेरी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने मेरा मैसेज पढ़ा, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं जैसे यहाँ पर आई थी वैसे यहाँ से वापस चली जाऊंगी। कैप्टन ही कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर आई थी तब नेचुरल डिजास्टर हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पैराग्लाइडर में इंजन नहीं है तो रडार तो तुम्हें नहीं डिटेक्ट कर सकता, लेकिन खुली आंखों से तुम्हें कोई भी देख सकता है। सेरी कहती है कि अगर कोई मुझे देखेगा तो फिर वो क्या करेगा? तो कैप्टन ही कहते हैं कि तुम इस बारे में सोच सकती हो। फिर सेरी सोचती है कि जब वो पैराग्लाइडर से वापस आती है तो बॉर्डर के पास उसे सब आर्मी वाले शूट करने लगते हैं। कैप्टन ही कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नॉर्थ जाओ या फिर साउथ, वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। फिर कैप्टन ही सेरी का फोन पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये क्या है और ये आखिर कब से ऑन है। फिर हमें चूचुअल गैंग को दिखाते हैं जो स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आ रहा होता है। वो देखता है कि सभी आर्मी ऑफिसर जल्दबाजी में कहीं जा रहे होते हैं तो पूछता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि हमें माउंटेन से कोई अननोन सिग्नल्स मिल रहे हैं और अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को देखें तो शायद वो साउथ से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो चूचुअल गैंग कहता है कि सब कुछ सील कर दो और अच्छे से सर्च करो। फिर चूचुअल गैंग भी उनके साथ ही माउंटेन में आने लगता है। तो सेरी कहती है कि वो लोग हमें ढूंढने आएंगे। तो कैप्टन ये कहते हैं कि हाँ, और अगर कोई अननोन सिग्नल्स हो तो फिर वो 10 मिनट पर यहाँ तक पहुँच जाएंगे और मुझे लगता है कि वो लोग अब रास्ते में होंगे, हम लोग किसी भी रास्ते से जाएं हम पकड़े जाएंगे। तो सेरी कहती है कि ठीक है, फिर तुम यहीं पर रुको, मैं नीचे जाऊंगी, जब मैं जाते हुए पकड़ी जाऊंगी तो वो लोग ऊपर नहीं आएंगे। कैप्टन ये कहते हैं कि फिर क्या होगा, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुम्हें मेरी मंगेतर समझता है। तो सेरी कहती है कि फिर हम क्या करें, कुछ भी करें हम हर तरह से पकड़े जाएंगे। फिर कैप्टन ही आगे बढ़ते हुए पहाड़ों को देखते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे। सेरी कहती है कि तुम क्या करने का सोच रहे हो? कैप्टन ही कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ इससे हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर कैप्टन ही गाड़ियों को भी आते हुए देखते हैं और फिर वो सेरी को पकड़ते हुए पहाड़ के किनारे पर लेकर आते हैं और उसे हक करते हुए छलांग लगा देते हैं। फिर सेरी कैप्टन ही से कहती है कि मुझे कस के पकड़ना। तो कैप्टन ही कहते हैं कि पकड़ना ही पड़ेगा। सेरी कहती है कि मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान थी और गुस्से में भी। तो कैप्टन ही कहते हैं कि मुझे पता है। सेरी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तो कैप्टन ही कहते हैं कि मैं वो भी जानता हूँ। तो सेरी कहती है कि तुम हमेशा यही बोलते हो। फिर चूचुअल गैंग अपनी आर्मी के साथ माउंटेन में होता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर चूचुअल गैंग वापस आ जाता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि सिग्नल यहीं से पाया गया था, तो आखिर वो इंसान इतने थोड़ी सी देर में कहाँ गायब हो गया। तो आर्मी ऑफिसर कहता है कि सर हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वहाँ पर मैनपॉक आया होता है तो चूचुअल गैंग आर्मी ऑफिसर को वहाँ से भेज देता है। चूचुअल गैंग कहता है कि अच्छा, तो वो लोग प्योंगयांग ना जाकर आज वापस आ गए। तो मैनपॉक कहता है कि जी हाँ, आज सुबह वो दोनों एक साथ वापस आए हैं। तो चूचुअल गैंग कहता है कि क्यों? तो मैनपॉक कहता है कि ये मैं नहीं जानता। चूचुअल गैंग कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखो। मैनपॉक ठीक है कहकर जाने लगता है तो चूचुअल गैंग कहता है कि रात भर काम करके तुम अभी घर जा रहे हो। फिर मैनपॉक को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि रास्ते में जाते हुए मार्केट से कोई अच्छा सा मीट ले लेना। तो मैनपॉक पैसे लेने से मना करता है तो चूचुअल गैंग कहता है कि मेरे सामने तुम्हें तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे का नाम वूपिल है ना और वो 10 साल का है, इस उम्र में तो उसे अच्छा खाना खाना चाहिए। फिर मैनपॉक मार्केट आता है और वहाँ से मीट लेने लगता है तो शॉपकीपर कहता है कि क्या आज किसी का बर्थडे है जो तुम मीट लेकर जा रहे हो? तो मैनपॉक कहता है कि नहीं, मैं बस अपने बेटे के लिए लेकर जा रहा हूँ और तुम मुझे अच्छा सा मीट देना। और फिर वहीं पर दूसरी तरफ कैप्टन री भी आते हैं जो कॉफी बीन्स लेने के लिए आए होते हैं। शॉपकीपर कहता है कि नहीं, मेरे पास आर्टिफिशियल कॉफी है जो साउथ से आई है। तो कैप्टन ही कहते हैं कि नहीं, मुझे कॉफी बीन्स ही चाहिए। तो शॉपकीपर कहता है कि अगर तुम मुझे एडवांस में भी पैसे दे दो तो मैं तुम्हें आज ही मंगवा कर दे दूंगा। फिर जब मैन
मैनपोक अपने मेट के लिए पैसे देने लगता है तो एक चोर आता है और उसका पर्स चुराकर भाग जाता है। कैप्टन री उस चोर के पीछे भागने लगते हैं तो लोग बातें करने लगते हैं कि शायद ये उसी गैंग का आदमी है। तो शॉपकीपर कहता है कि अगर ये किसी गैंग का आदमी है तो हमें उस ऑफिसर को रोकना चाहिए, आखिर वो अकेला इतने लोगों से कैसे लड़ पाएगा, वो गुंडे तो उस ऑफिसर को मार गिराएंगे। फिर कैप्टन री उस आदमी के पीछे भागते भागते उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं तो उनका लीडर कहता है कि हम सभी निकाले हुए सैनिक हैं तो तुमसे यहाँ पर कोई भी नहीं डरने वाला, तो बताओ फिर तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारी जान बख्श दूं मैं, चलो निकलो यहाँ से। तो कैप्टन री अपनी बेल्ट अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तो कहता है कि चलो ठीक है फिर, ऐसा तो ऐसा ही सही, और अपने आदमियों से कहता है कि मारो इसे। और फिर यूं सबके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैप्टन री सबको मार लेते हैं लेकिन जब लास्ट में उन्होंने उनके लीडर को पकड़ा होता है तो दूसरा आदमी आकर कैप्टन री को मारने वाला होता है। फिर मैनपोक वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को पत्थर मार देता है। फिर जाते हुए मैनपोक कैप्टन री से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। कैप्टन री कहते हैं कि कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारे चोर हैं तो आगे से केयरफुल रहना। और फिर कैप्टन री वहाँ से जाने लगते हैं। मैनपोक थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है और फिर वो कैप्टन री को देखते हुए अपने वॉलेट से एक चिट्ठी भी निकालता है। फिर हमें सेरी को दिखाते हैं जो मियोको से कहता है कि मुझे अंकल से इस बारे में पता चला, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमारे कैप्टन री इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। सेरी कहती है कि मैं सुबह में नाश्ता नहीं करते, इसे इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं, और अगर कभी मैं नाश्ता करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा हल्का करती हूँ, वो भी ऑर्गेनिक चीजों से, और ये सारी चीजें कनाडा से आती हैं। फिर जीसू कहता है कि ये क्या कह रही है। सेरी कहती है कि तुमने मिशेलिन गाइड्स के बारे में सुना है, मैं हमेशा मिशेलिन स्टार्स रेस्टोरेंट्स में ही खाना खाना पसंद करती हूँ और वहाँ की शेफ्स की ख्वाहिश है मुझे खाना खत्म करते हुए देखें, क्योंकि वो जो भी सर्व करते हैं मैं बस 3 बाइट्स तक ही खाती हूँ। तो इसलिए वो सब मुझे प्यार से बुलाते हैं पिकी प्रिंसेस, यानी एक नक्चरी राजकुमारी, जो कि मैं हुआ करती थी। पता नहीं मुझे कैसे सूखे चावल और शक्कर से प्यार हो गया। उनदोन कहता है कि सूखे चावल शक्कर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सेरी खाते खाते कहती है कि अब मैं इसका 5वां टुकड़ा क्यों खा रही हूँ। तो ब्योचिसु कहता है कि ओ फुक्कर लड़की, तुम कैप्टन री का सारा खाना खत्म कर दोगी और क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो सेरी कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितने प्यार से घुल मिल रही हूँ और मुझे वापस भी जाना है, और अगर मैं जल्द से जल्द नहीं गई तो शायद मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगी। तो ब्योचिसु कहता है कि तुम ये सूखे चावल खाते हुए ऐसी बकवास क्यों कर रही हो। सेरी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सब भी डरे हुए हो ना, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, तो तुम सबको तो मेरी मदद करनी चाहिए ना, मैं सिर्फ कैप्टन री पर ही डिपेंडेंट नहीं हो सकती, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पार्गवान पूछता है कि वैसे कैप्टन री है कहाँ। तो सेरी कहती है कि पता नहीं, शायद वो मार्केट से कुछ खरीदने गया है। तो जोमियो कहता है कि हाँ, इसलिए तो उन्होंने हमें यहाँ पर आकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने का कहा है। तो सेरी कहती है कि प्रोटेक्ट किसे। तो जोमियो कहता है कि आपको, और किसको। तो सेरी कहती है कि अच्छा, और फिर शर्माते हुए कहती है कि अगर मुझे थोड़ी देर यहाँ पर अकेला छोड़ देगा तो मैं चूर चूर तो नहीं हो जाऊंगी। और फिर जोमियो से पूछती है कि तुम्हारे कैप्टन ने मेरे बारे में और क्या कहा। तो जोमियो कहता है कि यही कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो सेरी कहती है कि ओ ये क्या कहना चाहता है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ। कितना नादान है ना ये, कुछ ज्यादा ही सोचता रहता है। तो ब्योचिसु कहता है कि उन्हें तुम पर इतबार नहीं है क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो, तो उन्होंने हमें तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। तो सेरी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तो ब्योचिसु कहता है कि तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, तुम चली गई थी ये सोचकर कितना सुकून मिल रहा था, पता नहीं क्यों वापस आ गई। तो सेरी कहती है कि सुनो ब्योचिसु, मैंने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ेगी, तो तुम मेरा सारा सामान वापस करो। तो ब्योचिसु कहता है कि क्या वापस करूँ। तो सेरी कहती है कि मेरा शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश। तो ब्योचिसु कहता है कि सॉरी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें वो वापस नहीं दे सकता। पहले तो मैं इन सब चीजों के बगैर ठीक था, लेकिन अब मैं शैम्पू और बॉडी वॉश के बगैर नहीं रह सकता। मेरे बाल इससे पहले इतने सिल्की और मुलायम कभी भी नहीं थे, और मेरे मुल्क में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती। फिर उन्हें बाहर नॉक करने की आवाज आती है। सेरी बाहर जाती है तो वहाँ वॉलसुक और अग्यूम होती है। सेरी कहती है कि आप लोग आज यहाँ पर कैसे। तो वॉलसुक कहती है कि तुम्हारे लिए एक जरूरी जानकारी है, आज योंगे का बर्थडे है। तो सेरी कहती है कि अब ये योंगे कौन है। तो वॉलसुक कहती है तुम उनसे उस दिन मिली थी ना, वो यहाँ के सीनियर कर्नल की बीवी है। तो सेरी कहती है कि अच्छा, तो वो आप सबकी हेड है। तो वॉलसुक कहती है कि हेड
तो सेरी कहती है कि मैं समझ गई वो कौन है, आप मुझे आगे बताएं। तो ग्योम कहती है कि आज उनकी बर्थडे है और हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सेरी कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनविटेशन दिया। वॉल्सुक कहती है कि ठीक है, फिर आज दोपहर 3 बजे हम मिलेंगे और हम साथ में खाना बनाएंगे। तो सेरी वॉल्सुक की बात को काटती है और कहती है कि इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं किसी और की बीबी में नहीं चाहती। आप लोगों के आने का शुक्रिया, और फिर दरवाजा बंद करते हुए चली जाती है। और ग्योम कहती है कि ये बीबी क्या है। तो वॉल्सुक कहती है कि वो जो कुछ भी हो, लेकिन शायद उसने पार्टी में आने से मना कर दिया है। और ग्योम कहती है कि कितनी बदतमीज है ये। तो वॉल्सुक कहती है कि ये ना सिर्फ बदतमीज है, बल्कि इसमें तो अक्ल भी नहीं है और शक्ल सूरत तो इसकी है ही नहीं। फिर हमें डायरेक्टर युन को दिखाते हैं जो चूचूर गैंग से कह रहा होता है, तो क्या उस दिन के बाद से कैप्टन री जॉन ह्युक ने कुछ भी नहीं कहा? क्या उसने बदला लेने के बारे में तुम्हें कुछ कहा? क्या पार्टी हाई कमांड ने तुम्हें बुलाया था या नहीं? चूचूर गैंग कहता है कि मैंने कहा तो है कि नहीं। तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि उससे माफी मांग लूं। मैंने तो उस दिन उसका कॉलर ही पकड़ लिया था, दिमाग खराब हो गया था मेरा। चूचूर गैंग कहता है कि यानी तुम उससे मिलने नहीं बल्कि उसके सामने घुटने टेकने आए हो? तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो दरअसल मुझे नींद ना आने की बीमारी है, तो मेरी दवाई चल रही है अभी। चूचूर गैंग कहता है कि री जॉन ह्युक वो जल्दी से बदला लेने वालों में से नहीं है, उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है क्योंकि वो पूछताछ कर रहा है। तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि फिर तो ये और भी ज्यादा बुरा है, मैं तो अभी जाके उसके पाँव पकड़ लेता हूँ और माफी मांग लेता हूँ। तो चूचूर गैंग कहता है कि नहीं, और मुझे बताओ तुम यूनाइटेड फंड डिपार्टमेंट में किसी को जानते हो ना? तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि हाँ, मेरा कजन वहाँ पर काम करता है, लेकिन क्यों? तो चूचूर गैंग कहता है कि मुझे किसी की पूछताछ करवानी है। मैंने सुना है कि री जॉन ह्युक की एक मंगेतर है और वो डिवीजन 11 से है। तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि डिवीजन 11 मानना पड़ेगा, उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। उसके डैड एक जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर है और उसकी फियांसी डिवीजन 11 से है। अब तो हम लोग मर गए। तो चूचूर गैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे ये बात पता करवानी है, क्या वो सच में डिवीजन 11 से है? तो मैं वापसी पर तुम्हारे गाड़ी में प्योंगयांग जाऊंगा और जाते हुए तुम्हारे कजन से मिलूंगा भी। फिर सेरी को दिखाते हैं जो पार्गवान से पूछती है कि वो गुंडे की तरह दिखने वाला आदमी कौन है, उस रात वो हमारे घर में भी घुस गया था। तो पार्गवान कहता है कि तुम लेफ्टिनेंट चूचूल गैंग कमांडर की बात कर रही हो ना? तो सेरी कहती है कि हाँ। अब मैं पहुंची भी तो कहाँ पहुंची, मुझे उसके घर के सामने पहुंचना चाहिए था, वो काफी पावरफुल आदमी है ना, सब उससे डरते हैं। तो जोमियो कहता है कि हाँ, वो काफी ऊंचे इंसान है। तो सेरी कहती है कि कैप्टन री। तो जोमियो कहता है कि हाँ, कैप्टन री भी हमारे। तो सेरी कहती है कि बहुत छोटे ओहदे के हैं। जोमियो कहता है कि हाँ, लेफ्टिनेंट कमांडर चूचूल गैंग से तो छोटे ओहदे पर ही है। सेरी कहती है कि मैं जानती थी, मुझे उसके पास ही जाना चाहिए था, कैप्टन री तो बहुत ज्यादा छोटे ओहदे के हैं, तो क्या उसे जल्दी से प्रमोशन नहीं मिल सकती? तो प्योजिसु कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना? तो सेरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उसके पास थोड़ी सी पावर आ जाए ताकि वो मेरे लिए कुछ कर सके। और प्योजिसु, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं यहीं पर रह जाऊँ, यहीं बस जाऊँ, क्या तुम ये चाहते हो? तो प्योजिसु कहता है कि मैं सोचता हूँ कोई तो रास्ता होगा। फिर कहता है कि प्रेफरेंशियल स्टार। जोमियो कहता है कि प्रेफरेंशियल स्टार ये प्रमोशन का एक जरिया है, जब प्रमोशन का सीजन भी ना हो तो इससे प्रमोशन मिल सकती है। तो सेरी कहती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, वैसे ये प्रेफरेंशियल स्टार देता कौन है? तो जोमियो कहता है कि सीनियर कर्नल। तो सेरी कहती है क्या सीनियर कर्नल जोमियो को पसंद करते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे प्रेफरेंशियल स्टार मिलेगा? तो सभी चुप कर जाते हैं। तो प्योजिसु कहता है कि ऊंचे ओहदे के लोग ज्यादातर कैप्टन री को पसंद नहीं करते, इसीलिए तो हमें दुख होता है। तो सेरी कहती है कि ठीक है, अब मैं समझ गई। तो मुझे बताओ, सीनियर कर्नल के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, यानी किसके थ्रू हम सीनियर कर्नल तक ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं? जोमियो कहता है कि सीनियर कर्नल अपनी बीवी के गुलाम होने के बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है। तो सेरी कहती है कि ठीक है, और फिर सोचती है और कहती है कि 1 मिनट, क्या सीनियर कर्नल की बीवी वही हेड है? फिर हमें ओक्यूम और वॉल्सुक को दिखाते हैं। वॉल्सुक कहती है कि आज योंगे का बर्थडे है और इसको सेलिब्रेट करने से पहले मैं आप सबके तोहफे देखना चाहूंगी ताकि ये बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छे से गुजर जाए, तो आप सभी मेरे साथ कोऑपरेट करना। फिर वॉल्सुक पहला गिफ्ट देखती है जो पूरी तरह से रैप होता है। तो कहती है कि तुमने इसे पैक क्यों किया, क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि शर्मिंदा करेगी? तो वह बताती है कि ये दवाई है, ये साउथ कोरिया से आई है, ये रेड जिंक्सन है, ये डिप्रेशन दूर करने के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही मेनोपॉज के लिए भी। वॉल्सुक कहती है कि तुम्हें ये पिछली बर्थडे पे ही दे देना चाहिए था, वरना आज हमारे लिए चीजें अच्छी होती ना। तो चलो ठीक है, अगली बार एक मेरे लिए भी लेकर आना। फिर अगली लड़की को देखते हैं जो बुक्स लेकर आई होती है और ग्योम कहती है कि अब हम क्या करें, ये तो किताबें लेकर आ गई। तो वॉल्सुक चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बार
बार नोटिस नहीं मिला था इस बार के सेलिब्रेशन का थीम क्या है। तो लड़की कहती है कि इस बार का थीम ब्यूटी और हेल्थ है। तो वॉल्सुक कहती है कि बिल्कुल, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ये गिफ्ट इस थीम पर कैसे फिट बैठता है। और ग्योम कहती है कि जब योंगी इतने अच्छे गिफ्ट देखने के बाद तुम्हारी ये किताबें देखेंगी तो वो तो मेज ही पलट देगी और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, शायद मुझे और सोचना चाहिए था। फिर हेयोंग आती है जिसने ड्रेस बनाया होता है और कहती है कि ये मैंने खुद बनाया है, ये बहुत ही हल्का और मुलायम है, उन्हें लगेगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ। तो वॉल्सुक कहती है कि ऐसा ना ही लगे तो अच्छा है। फिर हेयोंग के पीछे से सेरी निकल आती है और कहती है कि हेलो। वॉल्सुक कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने तो आने से मना कर दिया था। और ग्योम कहती है कि अब क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम किसी और की बीबी पर जाती ही नहीं हो। सेरी कहती है कि हाँ, लेकिन ये बर्थडे पार्टी कोई नॉर्मल तो नहीं है ना, ये तो बहुत ज्यादा खास है। फिर वो सभी अंदर आकर बैठ जाते हैं। योंगे कहती है कि तुम सबका ये सब करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर वो सेरी को देखती है तो कहती है कि सुनो कैप्टन री के मंगेतर, तुम यहाँ पर पहली बार आई हो तो तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। तो सेरी कहती है कि नहीं बैठना, आप इतनी सुंदर हैं कि मैं आपके बराबर में नहीं बैठ सकती। फिर सेरी ओक्युम के साथ जाकर बैठ जाती है। योंगे कहती है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ही असूलों वाली लड़की हो। वॉल्सुक कहती है कि योंगे, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं ताकि हम तुम्हें बता सके कि हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तो योंगे कहती है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हेयोंग अपने ड्रेस को छुपा रही होती है। तो वॉल्सुक कहती है कि कैप्टन री की मंगेतर यहाँ पर खाली हाथ ही आई है। तो सेरी हेयोंग का ड्रेस पकड़ती है और कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो लेकर आई है ना। तो हेयोंग कहती है कि अरे नहीं, ये तो दिखाने लायक भी नहीं है। तो सेरी कहती है कि किसने कहा ये तो दिखाने लायक है, ये तो सबसे नया फैशन है जो पूरी दुनिया में छा गया है, न्यूट्रो। तो सभी कहने लगती हैं कि क्या न्यूट्रो। तो सेरी कहती है कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं इस ड्रेस की खूबियां दिखा सकती हूँ। फिर सेरी योंगे को वो ड्रेस पहना कर लाती है। तो ग्योम कहती है कि नामुमकिन, ये सादा सा ड्रेस इतना प्यारा कैसे हो गया। तो योंगे कहती है कि इस ड्रेस का नाम क्या है। तो सेरी कहती है कि फ्लावर गार्डन। इस ड्रेस पर फ्लोरल पैटर्न धीरे से बढ़ता है और यही इस ड्रेस की खासियत है और इसके ब्लड इफेक्ट से इसका पैटर्न सॉफ्ट दिखता है और इस ड्रेस को पहनने के तरीके से ये ड्रेस और भी ज्यादा अच्छे से खिल उठती है। चलते हुए जब ये ड्रेस हिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रीक गॉडेस चल रही हो। यही इस ड्रेस के खास पहलू हैं और इस ड्रेस को पहनते ही आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। तो सभी बस चुपचाप सेरी को देख रहे होते हैं। तो योंगे कहती है कि हाँ, यही इस ड्रेस की खासियत है, मैं तो जानती ही नहीं थी कि ये इतना अच्छा है। तो सेरी कहती है कि ये ड्रेस तो पहले से ही खास थी। तो योंगे हेयोंग से कहती है कि अच्छे से खाना और थोड़ा सा घर भी लेकर जाना। तो हेयोंग कहती है कि जी ठीक है, आपका शुक्रिया। योंगे सेरी से कहती है कि तुम्हें एक बात पता है, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, तुम डिवीजन 11 से हो, लेकिन अपना नाम तो बता दो, अब हम अजनबी नहीं रहे। तो सेरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब हम अजनबी तो नहीं रहे। और फिर अपने आसपास देखते हुए एक बुक से नाम पढ़ती है और कहती है कि मेरा नाम चोई सैमसुक है। फिर हमें कैप्टन री को दिखाते हैं जिसे पार्कवान कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, उसने अचानक से ही फैसला कर लिया कि वो योंगे की बर्थडे पार्टी पर जाएगी। कैप्टन री कहते हैं कि आखिर उसने बर्थडे पार्टी पे जाना ही क्यों था। तो पार्कवान कहता है कि उसे लगता है कि शायद इस तरह से आपको प्रेफरेंशियल स्टार मिल जाएगा। तो कैप्टन री कहते हैं कि जैसे कि वो मेरी मदद कर सकती है। फिर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं क्या उसे सच में लगता है कि वो मेरी मंगेतर है। पार्कवान कहता है कि उसे लगता है कि अगर आपको प्रेफरेंशियल स्टार मिल गया तो आप उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेंगे, उसके सामने तो आपकी कोई हैसियत नहीं। तो कैप्टन री कहते हैं कि कोई हैसियत नहीं। तो पार्कवान कहते हैं कि हाँ, उसे लगता है कि आपका रैंक बहुत ज्यादा लो है जिसकी वजह से आपके पास कोई पावर नहीं है और फिर इसी वजह से वो यहाँ से निकल नहीं सकती। तो कैप्टन री कहते हैं कि ये सच नहीं है कि मेरे पास कोई ताकत नहीं। तो पार्कवान कहता है कि क्या। तो कैप्टन री कहते हैं कि कुछ नहीं और जो उनके चेहरे पर स्माइल आई होती है वो तो गायब ही हो जाती है। पार्कवान कैप्टन री से पूछता है कि आप इंजीनियर डिपार्टमेंट क्यों जा रहे हैं। तो कैप्टन री कहते हैं कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं जानता हूँ कि वो कोई इत्तेफाक नहीं है। तो पार्कवान कहता है कि सीक्रेट ट्रक यूनिट की जो अफवाह है, आपको क्या लगता है कि वो सच है। तो कैप्टन री कहते हैं कि हाँ, और आपको क्या लगता है वो लोग हमें ये सब आसानी से देखने देंगे। फिर पार्कवान इंजीनियर डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के पास होता है और कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए हैं तो हमें जल्दी से देखने दो। पार्कवान उसे बातों में उलझाता है और कैप्टन री चुपके से वहाँ से निकल आते हैं और सब कुछ देखने लगते हैं। कैप्टन री वहाँ पर एक मेटल का बॉक्स देखते हैं जो बहुत ही सस्पिशियस होता है। इंजीनियर ऑफिसर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन वो सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ही कर सकता है। तो पार्कवान कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। फिर कैप्टन री वहाँ पर आते हैं और पार्कवान को रोकते हैं और कहते हैं कि बहुत
बहुत हुआ। जाते हुए पार्कवान कहता है कि मैंने कुछ वक्त लेने की कोशिश की, तो क्या ये बहुत था? तो कैप्टन री उसे एक मेटल का पीस दिखाते हैं और कहते हैं कि हाँ बहुत था। फिर हमें चूचू और गैंग को यूनाइटेड स्टेट ऑफिसर के साथ दिखाते हैं जो डिवीजन 11 की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। फिर वहाँ पर वेट्रेस आती है और उनसे पूछती है कि आप लोग क्या लेंगे। तो ऑफिसर कहते हैं कि मैं एक आइस्ड कैरामल मजीतो लूंगा। चूचू और गैंग कहता है कि प्योंगयांग के लोग तो वाकई में बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। यहाँ के ड्रिंक्स के नाम भी कोड की तरह लगते हैं। और फिर वो कार्बन जिंजर टी का ऑर्डर दे देते हैं। ऑफिसर कहता है कि मेरे कजन ने कहा तुम डिवीजन 11 में किसी की पूछताछ करवाना चाहते हो। तो चूचू और गैंग कहता है कि हमारे यहाँ कैप्टन की फियांसी वो डिवीजन 11 से है, उसकी उम्र कोई 30 साल होगी। उसका कहना है कि वो डिवीजन 11 से है और वो जिस तरह से बात करती है लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक साउथ कोरिया रहकर आई है और अभी हाल ही में वो वापस आई है। तो ऑफिसर कहते हैं कि हमारे काम में किसी की भी इंफॉर्मेशन देना सख्ती से मना है। तो चूचू और गैंग कहता है कि इसी वजह से तो मैं आपसे प्राइवेटली पूछ रहा हूँ। ऑफिसर कहते हैं कि ऐसे लोग तो पिछले कुछ सालों से बस गिनती के ही रहे होंगे, मैं आपके लिए उनकी लिस्ट बना सकता हूँ। और फिर वो लिखने लगता है कि एक 30 से 35 साल की औरत और उसका साउथ कोरियन एक्सेंट है। और फिर वो चूचू और गैंग से पूछता है क्या तुम्हें उसका नाम पता है। फिर सेरी को योंगे के साथ दिखाते हैं। योंगे उसे कहती है कि मेरी बात सुनो, तुमने आज मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी खूबसूरत ड्रेस मिली है तो इसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तो सेरी कहती है कि अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने हस्बैंड से मेरे फियांसी की सिफारिश कर सकती हैं। तो योंगे कहती है कि सिफारिश करनी है, सब कुछ ठीक तो है ना, वैसे यहाँ पर सब जानते हैं कि कैप्टन ही से बेहतर कोई नहीं। तो सेरी कहती है कि हाँ कैप्टन ही हैंडसम है, लंबे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, वो अंदर ही अंदर सीनियर कर्नल की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन बेवकूफों की तरह उन्हें इस बात को जताना ही नहीं आता। तो योंगे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, तुम इस बारे में चिंता मत करो। तो सेरी कहती है कि क्या सच में, शुक्रिया योंगे। तो योंगे सेरी को देखने लगती है। तो सेरी कहती है कि क्या मैं आपको योंगे बुला सकती हूँ, हमारी उम्र में इतना फर्क तो नहीं है ना, कहीं आप मुझसे भी तो यंग नहीं। तो योंगे बस खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी यंग हूँ। तो सेरी कहती है कि हाँ। तो योंगे कहती है कि तुम्हारा जो मन करे तुम मुझे बुला सकती हो। फिर कैप्टन ही वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सेरी और योंगे आपस में बातें कर रही होती हैं। कैप्टन ही देखते हैं कि सेरी ने उन्हें नहीं देखा होता, तो वापस से अपनी साइकिल लेकर जाते हैं और दोबारा गुजरते हैं। सेरी उन्हें इस बार भी नहीं देखती तो अपनी साइकिल फिर से पीछे को लेकर जाते हैं और फिर जब दोबारा से जाने लगते हैं तो सेरी उन्हें देख लेती है और कहती है कि री जॉन-hyuk तुम यहाँ पर। री जॉन-hyuk रुक जाता है। तो सेरी कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे लेने आए हो। तो री जॉन-hyuk कहता है कि नहीं, तो तुमने देखा नहीं कि मैं वहाँ से आ रहा था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो सेरी कहती है कि इस रास्ते से। तो कैप्टन ही कहते हैं कि हाँ यूं ही, ये मेरा इलाका है। तो सेरी कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तो कैप्टन ही कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सेरी कहती है कि बस अब पूछो ही मत, तुम्हारे मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊंची ओहदे की सीढ़ी चढ़ने पर मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की ताकि तुम कैसे भी करके प्रेफरेंशियल स्टार जीत जाओ। री जॉन-hyuk कहता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं है। सेरी बस साइकिल को देख रही होती है और कहती है कि ये साइकिल तो बहुत अनोखी है, क्या मैं इसमें बैठ सकती हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक साथ साइकिल पर घर वापस जा रहे होते हैं। कैप्टन ही कहते हैं कि इतनी देर रात में घर से बाहर मत रहा करो। तो सेरी कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो कैप्टन ही कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो सेरी कहती है कि फिर कैसा है। तो कैप्टन ही कहते हैं कि तुम्हारा ख्याल परेशान करता है। तो सेरी कहती है कि यानी तुम्हें मेरी चिंता है। तो फिर ऐसे ही कैप्टन ही बार बार कहते हैं कि नहीं है और सेरी कहती है कि ऐसा ही है। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।